मेरा नाम इबादुर रहमान कुरैशी है और ये कहानी अब से आप कह सकते हैं कि तकरीबन 50-55 साल पुरानी है। और ये उस दौर की बात है जब हम करमपुर से तकरीबन 20-25 किलोमीटर के फासले पे एक ऐसे गांव में रहा करते थे जो कि ना सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर था, बल्कि इस गांव के अंदर इस कदर हरियाली मौजूद थी या आप कह सकते हैं कि सर्दियों में इस कदर ठंड पड़ा करती थी कि लोग मगरिब के बाद इवन के असर के बाद ही अपने अपने घरों का रुख कर लिया करते थे। जिस तरह के हर गांव के अंदर कोई ना कोई मिथ, कोई ना कोई इस तरह की कहानी मशहूर हुआ करती है, वैसे ही हमारे गांव के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियां थीं जो हम अपने बुजुर्गों से, अपने पुरखों से सुनते चले आए थे। मुझे नहीं पता कि आप इन बातों को हकीकत कहेंगे या फिर सरासर इन बातों को अफसाना करार दिया जाएगा, लेकिन हाँ, जो कुछ मैंने देखा, जो मैंने विटनेस किया या जो कुछ मेरे साथ हुआ, मैं चाहता हूँ कि तमाम लिसनर्स के साथ वो तमाम कहानियाँ, वो तमाम बातें शेयर की जाएं। अक्सर आपको पता है कि जब आपकी टीन एज होती है, जिस काम से आपके बड़े आपको मना किया करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी या बहुत ज़्यादा लगाव उस काम के साथ ही हुआ करता है जिस काम से आपको करने के लिए मना किया जाता है। तो वैसे ही मैं अपने दोस्तों, अपने गांव के जो भी मेरे साथ के लड़के थे, उनके साथ प्लान बनाता। मैं उनसे कहता कि क्यों ना आज रात हम लोग देर तक बाहर रुकें। लेकिन सच्ची बात यह कि जैसे जैसे अंधेरा होता, सर्दी में इजाफा होता, तो देखते ही देखते ये जो कुछ लोग, जो भी फैमिलीज थी, सारी की सारी अपने घरों में कैद हो जाती। और फिर हम सब लड़कों में से किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर निकल के उन तमाम बातों के बारे में जान सके या उन तमाम बातों की हकीकत जान सके जो हम बचपन से सुनते चले आए थे। मेरे घर वाले रात का खाना खाने के बाद सो चुके थे। मैं अकेला जाग रहा था। मैं चाहता था कि मैं अकेला गांव से या अपने घर से बाहर की तरफ आऊं और उस चट्टानी सिलसिले या उस गिरिंदी की तरफ आऊं जहां के बारे में ये कहानियां मशहूर थीं। खैर, मैं आग बचाता हुआ जैसे तैसे उस तरफ आया जहाँ पे ये टीले वगैरह मौजूद थे, और वहाँ पे आने के बाद बिलाखिर मैंने उस मखलूक का इंतज़ार करना शुरू कर दिया जिसके बारे में हमें बचपन से बहुत कुछ बताया जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि शदीद सर्दी हो रही थी। मैंने अपने तौर पे सर्दी से बचने का इंतज़ाम कर रखा था और आखिर में एक मोटी सी शॉल थी जिसके ज़रिए मैंने अपने सर को और बाकी जिस्म को भी जिस हद तक हो सकता था कवर कर लिया था। खैर, मैं वहीं उसी टीले के ऊपर मौजूद था कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा महसूस होने लगा, जो रास्ता गांव की तरफ आया करता है, उस रास्ते पे कोई चलता हुआ आगे बढ़ता चला आ रहा है। अब दूर से जब मेरी उस तरफ नज़र पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था कोई बहुत ही मस्तानी सी चाल है, कोई बहुत ही बेबाक अंदाज है कि कोई मेरी तरफ चलता चला आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता करके जब ये इमेज बेहतर हुआ या क्लियर होना शुरू हुआ, तो अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक नौजवान लड़की है जो कि गांव के ही कपड़ों में, और वो जो कपड़े थे वो कुछ इस कदर खुले हुए थे कि किसी भी तौर कोई एक अक्लमंद लड़की इतनी सर्दी में इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती थी। इसके ये जो कपड़े थे, इन कपड़ों में इसका पेट नुमाया दिखाई दे रहा था। उसने एक घूंघट के जरिए अपने चेहरे को छुपा रखा था और हाँ, कुछ उसके हाथों में टोकरी नुमा चीज़ मौजूद थी जो उसने सरासर अपने सर के ऊपर रखी हुई थी। और उसके इस अंदाज से या जिस तरह वो आगे बढ़ती चली आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ बेचने वाली है जो कि शायद रास्ता भटकने की वजह से इस गांव के अंदर दाखिल हो चुकी है। लेकिन भला ये कोई टाइम था इतनी सर्दी में इस वीरान जगह पे और इस वीरान रास्ते से होते हुए बिलाखिर ये कौन औरत थी जो बहुत ही बेबाकी के साथ ना सिर्फ आगे बढ़ती चली जा रही थी, बल्कि हर गुजरते हुए लम्हे के साथ साथ मैं उसकी चाल का दीवाना हो चला था। अजीब बात यह थी कि एक अजीब सी खुशबू थी जो मुसलसल मुझे उसकी तरफ से अपनी तरफ आती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा नहीं था कि हमने कभी मुश्क को सूंघा नहीं था या उस खुशबू के बारे में नहीं जाना करते थे, लेकिन हाँ, हो ना हो ये वही खुशबू थी जिसके बारे में मैं गुमान कर रहा था।
खैर जैसे जैसे वो मज़ीद करीब आई और जब मेरी नज़र उस औरत की टोकरी के ऊपर या उसमें जो सामान मौजूद था उस तरफ पड़ी, तो अगर आपने देखा हो कि गांव के अंदर अक्सर गांव की जो औरतें हैं या गांव के जो मर्द हैं वो टोकरी में इस तरह के खिलौने यानी कि मिट्टी के बने हुए खिलौने या 3 पहियों वाली गाड़ियां बेचा करते हैं। कुछ ऐसे ही खिलौने उसकी टोकरी के अंदर मौजूद थे और वो आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे बहुत ज़्यादा करीब आती चली जा रही थी। यकीनन अगर ये कोई इंसान थी तो ये मेरे पास आती, आने के बाद मुझे मुखातिब करती और मुझसे या तो रास्ता पूछती या फिर मुझे कहती कि जो सामान मेरे पास मौजूद है इसको ख़रीद लो। और ऐसा ही हुआ कि देखते ही देखते ये लड़की मुझसे तकरीबन 8 या 10 फीट के फासले पे आने के बाद रुक चुकी थी। अब उसका जिस्म मुझे नुमाया तौर पे दिखाई दे रहा था। अगर आप उस दौर की बात करें तो उस दौर में इस तरह का पतला या बारीक लिबास औरतें नहीं पहना करती थीं। लेकिन बात ये भी थी कि उसका जो जिस्म था मुझे मुसलसल अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा था कि इसी दौरानी में उसने अपनी पतली सी या बारीक सी आवाज़ में मुझे मुखातिब किया और कहने लगी कि कुछ ले लीजिए। यानी कि शायद जो उसके पास खिलौने टॉयज़ वगैरह मौजूद थे वो मुझे मुखातिब करके वो बेचना चाहती थी। खैर मैं क्योंकि लड़कपन की उम्र में था तो मैंने उसको कहा कि मेरे पास पैसे मौजूद नहीं हैं। तो उसने वैसी ही पतली सी आवाज़ में या फिर नाक से मेरे सवाल का जवाब दिया। वो कहने लगी कि तुझसे मैं पैसे नहीं लूँगी, तुझे अगर कुछ चाहिए तो मेरी तरफ से रख ले। अच्छा बात ये भी थी कि अब तक उसका चेहरा मेरे सामने ना ही दिखाई दिया था और ना ही मैं उसके चेहरे की तरफ अब देखना चाहता था। उसका जिस्म मुझे बार बार उसके जिस्म की तरफ मुतवज्जा कर रहा था और मेरे जहन से उसका चेहरा या उसकी बाकी बातें मुकम्मल तौर पे निकल चुकी थीं। आप यकीन करें कि इसी दौरानी में जब मेरी नज़र उस औरत के पैरों की तरफ पड़ना शुरू हुई तो उस औरत ने कुछ अजीब से अंदाज में या गुस्से के से अंदाज में मुझे कहा कि तू अपने काम से काम रख, तुझे खिलौने चाहिए तू मुझसे ले ले, ये तू मेरे पैरों की तरफ क्या देख रहा है। जब उस औरत ने कुछ गुस्से के से अंदाज में मुझे इस तरह मुखातिब किया तो अब मैंने जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो बाकायदा उसके चेहरे के आगे जो पल्लू या दुपट्टा या कपड़ा मौजूद था वो हवा के झोंके से न सिर्फ उड़ा बल्कि जैसे ही वो दुपट्टा उसके चेहरे से उड़ने के बाद खिसका तो अब मेरे सामने उसका बहुत ही खौफनाक चेहरा न सिर्फ मौजूद था बल्कि मुझे अब लग रहा था मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आप यकीन करें कि उस लड़की का जो चेहरा था ऐसा लग रहा था आधा झलसा हुआ चेहरा है और आधे चेहरे से बाकायदा खून रसता हुआ दिखाई दे रहा था। गर्ज के जब मैंने ऊपर से नीचे की तरफ 2 या 3 बार उस लड़की को देखा तो अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था उसके पैरों पे भी बेतहाशा ज़ख़म मौजूद हैं और यकीनन उसके जो पैर थे वो बड़े अजीब से या आप कह सकते हैं कि उल्टे से पैर दिखाई दे रहे थे। खैर इसके बाद बस मुझे इतना याद है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों के सामने मज़ीद अंधेरा होना शुरू हुआ और शायद मैं उस टीले से नीचे जा गिरा था। जब मेरी आंख खुली सुबह के तकरीबन 7-8 बजे का टाइम था। मेरे घर वालों के साथ साथ हमारे इलाके की जो मस्जिद थी वहाँ के इमाम साहब मौजूद थे और वो भी मुझ पे मुसलसल दम दुरूद कर रहे थे। आप यकीन करें कि मेरी ये जो हरकत थी जिसकी वजह से मैं पूरे गांव में ना सिर्फ बदनाम हुआ था बल्कि मुझे लोग अजीब अजीब ताने देते जा रहे थे। खैर इस हरकत की वजह से मेरा गांव में ज़्यादा देर यानी मगरिब के बाद या असर के बाद बाहर निकलना मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया था। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी ये कहानी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये जो स्टोरी है ये स्टोरी हमारी एक एक्स कोलीग हैं मार्था, उनकी स्टोरी है और ये कहानी 1999 की कहानी है। ये कहानी इनकी मदर के साथ 1999 में न सिर्फ पेश आई थी बल्कि जब ये किस्सा उनके साथ पेश आया था
तो ये किस्सा पेश आने के कुछ अरसे तक इनकी पूरी की पूरी फैमिली न सिर्फ डिस्टर्ब थी, बल्कि इस वाक़े के खौफ से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। मिस मार्था बताती है कि 1999 में इनकी जो फैमिली है, ख़ासतौर पे इनके जो पेरेंट्स हैं, वो पारसी कॉलोनी के अंदर रहा करते थे। अब जो लोग पारसी कॉलोनी के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे बहुत सारे मकानात इस तरह के हैं कि यहाँ के जो गए वक्तों में मकीन थे वो इन मकानात को छोड़ के या किराए पे दे के बैरून मुल्क सेटल हो चुके हैं। ये बताती है कि जिस घर में हमारे पेरेंट्स रहा करते थे उस घर के बिल्कुल सामने वाला जो घर था, कहा जाता था कि पिछले तकरीबन 20 सालों से ना सिर्फ खाली है बल्कि खाली होने के साथ साथ पता भी नहीं है कि ये जो मकान है वो आखिर किसका है और 20 साल पहले यहाँ पे कौन रहा करता था। अब पारसी कॉलोनी के जो भी मकानात हैं, एक तो वो बहुत बड़े बड़े बंगले हैं और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मकानात हैं इनमें कुछ मकानात इस तरह के मौजूद हैं। अगर आप जिन मकानात की हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा ये जो मकानात हैं ये प्री पार्टीशन मकानात हैं और इन मकानात में अक्सर लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। खैर, जब ये किस्सा इनकी मदर के साथ पेश आया था तो हुआ कुछ इस तरह से कि इनके जो फादर हैं वो किसी काम से बैरून शहर गए हुए थे और इस घर के अंदर, इस पूरी हवेली के अंदर इनकी मदर अकेली मौजूद थी। वैसे तो इससे पहले भी इनकी मदर अकेले घर में रातें और दिन गुजार चुकी थी, लेकिन जब ये किस्सा, ये कहानी उनके साथ पेश आई थी उस वक्त इत्तफाक से शदीद सर्दी का मौसम चल रहा था और इनकी मदर बताया करती थी कि बहुत सारे अजीब अजीब वाक़यात थे जो इनके साथ होना शुरू हो चुके थे। जैसे कि इनकी मदर बताती हैं कि अक्सर रात के औकात में इनको बर्तनों के गिरने की या बर्तनों के इस्तेमाल करने की आवाज़ आया करती थी। शुरू शुरू में ऐसा लगता है ये जो आवाज़ें आ रही हैं ये इनके अपने घर के किचन से आ रही हैं, लेकिन जब इनकी मदर उन आवाज़ों पे गौर करती तो अक्सर ऐसा लगता कि ये जो भी आवाज़ें हैं ये बराबर से या फिर सामने जो बंगला मौजूद है जो कि काफ़ी अरसे से न सिर्फ खाली है बल्कि उसके मालिक का कोई अता पता नहीं है, शायद ये आवाज़ें उस घर के अंदर से आना शुरू हुई हैं। बात यह है कि जब तक इन आवाज़ों के बारे में कोई मालूमात नहीं थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जब इनकी मदर को कन्फर्म हो गया कि ये जो भी आवाज़ें इनको सुनाई दे रही हैं ये सरासर सामने वाले घर से, जो कि अबेंडेंट हाउस है, वहाँ से आना शुरू हुई हैं, तो एक तो इनकी मदर को हर वक्त खौफ महसूस होता, बल्कि इसके साथ साथ इनकी मदर का ये भी कहना था कि रात के औकात में इनको ऐसा लगता है कि जैसे सामने कोई औरत मौजूद है और वो मुसलसल कराहने के साथ साथ रोती चली जा रही है। कोई औरत है जो कि यकीनन किसी परेशानी का शिकार है, जैसे कि उसके ऊपर कोई जुल्म किया जा रहा हो या वहाँ पे कोई मर्द मौजूद हो जो उसको मुसलसल मारता जा रहा हो। कुछ अजीब तरीके से रो रो के वो आओ बका किया करती थी और वो कोशिश करती थी कि कोई बाहर से उसकी मदद के लिए इस घर के अंदर दाखिल हो सके। अब बात यह है कि इनकी मदर को अब तक कंफर्म नहीं था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाले जो भी घर वाले थे वो वापस आ चुके हों और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने दोबारा से रहना शुरू कर दिया हो। खैर, इसी तरह 2-3 रातें गुजरती चली गईं और उसके बाद एक रात ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। इनकी मदर बताती है कि मुझे पहले वैसे ही बर्तनों के गिरने की या इस्तेमाल करने की आवाज़ें आना शुरू हुईं। अब बर्तनों के गिरने के बाद जब इनको ऐसा लगा कि सामने की तरफ से उसी औरत ने रोना शुरू किया है, तो आज इनकी मदर जानबूझ के अपनी छत के ऊपर आके खड़ी हुई और छत के ऊपर खड़े होने के बाद इन्होंने सामने वाले घर में झांकना शुरू किया। इनकी मदर बताती है कि जब मैं सामने वाले घर पे अपनी छत से झांक रही थी तो शुरू में वहाँ से किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। पता नहीं चल रहा था कि जैसे सामने कोई मौजूद भी है या मौजूद नहीं है। लेकिन खैर, इनकी मदर ने जब वहाँ पे मज़ीद गौर करना शुरू किया तो इनको ऐसा लगा कि जो सामने वाली छत है, इस छत की जहाँ पे स्टेयर्स मौजूद हैं, यानी इस छत का जो कॉर्नर वाला हिस्सा है वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है और जो भी वहाँ पे खड़ा हुआ है उसने काले कलर का लिबास पहन रखा है। अब इनकी मदर बताती है कि जब मैंने उस वजूद पे मज़ीद गौर करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत है जिसने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी है और अजीब बात यह थी कि दूर से ही ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले में कोई मंगलसूत्र टाइप की चीज़ मौजूद है।
अब इनको अब तक यही लग रहा था जैसे इस घर के अंदर कोई फैमिली शिफ्ट हो गई है, और शिफ्ट होने के बाद ये जो औरत है इनको दिखाई दे रही है। इनकी मदर बताती है कि जब मैं उस औरत के ऊपर गौर कर रही थी तो वो जो औरत थी मुसलसल सीढ़ियों की तरफ यानी जीने की तरफ देख रही थी, और उसका जो ध्यान था मुसलसल नीचे की तरफ था। लेकिन देखते ही देखते कुछ देर के बाद जब इस औरत ने एकदम से पलट के इनकी मदर की तरफ देखना शुरू किया, तो इनकी मदर बताती कि जैसे ही उस औरत ने पलटने के बाद मेरी तरफ देखना शुरू किया, तो इस अंधेरे में भी दूर से ही उसकी जो आंखें थीं वो लाल शोलों या अंगारों की तरह ना सिर्फ चमक रही थीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उस औरत की आंखों से लाल किस्म की रोशनी निकलना शुरू हो चुकी है। देखते ही देखते उस औरत ने ना सिर्फ इनकी तरफ देखना शुरू किया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके वो औरत इनकी मदर की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। इनकी मदर बताती कि जैसे जैसे वो औरत मेरी तरफ बढ़ना शुरू करती है, वैसे वैसे मुझे पायल या घुंघरूओं की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। हैरान कुन बात ये थी कि जैसे जैसे वो औरत इनकी मदर की तरफ बढ़ती चली जा रही थी, वैसे वैसे उस औरत का जो कद था वो ना सिर्फ बढ़ रहा था, बल्कि देखते ही देखते वो औरत इस कदर लंबी हो चुकी थी कि उसका कद तकरीबन 7-7.5 फीट के दरमियान हो चुका था। इनकी मदर बताती कि जब मैंने ये मंज़र देखा और उस औरत का जो कद था वो इस कदर बढ़ते हुए देखा, तो अब मुझे यकीन हो चला था कि मेरे सामने जो भी मखलूक मौजूद है ये किसी भी तरह इंसान नहीं हो सकती। खैर, अपने तौर पे इनके रिलीजन के मुताबिक जो भी वर्सेस इनको याद थी, इन्होंने उन वर्सेस को रिसाइट करना शुरू किया, और जैसे ही इन्होंने उन वर्सेस को रिसाइट करना शुरू किया तो वो जो औरत इनकी तरफ बढ़ रही थी, ऐसा लगा जैसे उसका चेहरा एकदम से गुस्से में आग बगोला हो चुका है, जैसे कि उसको इन वर्सेस के पढ़ने का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। खैर, देखते ही देखते ये जो औरत थी ये ना सिर्फ उन स्टेयर्स से नीचे की तरफ चली गई, बल्कि बाद में जब इनके हस्बैंड आए और इन्होंने सामने वाले घर के बारे में मालूमात इकट्ठी की, तो पता चला कि ये जो घर है ये अब तक ना सिर्फ खाली है, बल्कि अक्सर रात के औकात में एक इस तरह की औरत को बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से विटनेस किया है।